प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा था तथा उनको आलेखित भी किया था। हमने यह भी जाना था कि दो चर वाले किसी रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब हम इस अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रैखिक समीकरणों का एक युग्म अर्थात जोड़ा होगा तथा उनको हम आलेखित भी करेंगे और उनके हल भी ज्ञात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। इसमें अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी जाइंट व्हील की सवारी करना चाहती थी और हुपला एक खेल होता है जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक बलय रिंग को फेंकते हैं और वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। उस खेल को खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा उपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उसने उपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। तो इसको समझने के लिए हम ये जो उदाहरण दिया है इसके समीकरण बनाते हैं। इसमें मान लेते हैं कि अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या को x तथा उसके द्वारा उपला खेल खेलने की संख्या को y से निरूपित करते हैं। अब दी हुई स्थिति को दो समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और पहली है y इक्वल टू 1/2x, y बराबर है 1/2x। मतलब y क्या है? उपला खेल खेलने की संख्या। जितनी बार उसने उपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो इसलिए समीकरण बनता है कि y बराबर है 1/2x। उसी प्रकार उसने कुल 20 रुपये खर्च किए और प्रत्येक बार सवारी के लिए चरखी की सवारी के लिए उसको 3 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि उपला खेल खेलने के लिए हर एक बार उसको 4 रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए दूसरा समीकरण बनता है 3x जमा 4y बराबर है 20। क्यों? क्योंकि यहां x बार उसने चरखी की सवारी की है और y बार उसने उपला खेल खेला है। तो इसलिए 3 गुना 3 रुपये खर्च आता है चरखी की सवारी करने का प्रत्येक बार, और 4 रुपये खर्चा है उपला खेल खेलने का। तो 3x जमा 4y कुल जो खर्च करती है वो रुपये हो जाते हैं 3x जमा 4y, जो कि दिया है हमारे पास 20 के बराबर। अब यहाँ जो दो समीकरणों का युग्म बना यही लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। कैसे? क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसमें x और y की जो बड़ी से बड़ी घातें हैं वो एक हैं, और दो चर वाला इसलिए एक में दो चर x और y है। और यहां 20 क्या है? अचर है। ऊपर भी x और y चर हैं, और 1/2 x का गुणांक है, नीचे 3x का गुणांक है, 4y का गुणांक है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण और भी हो सकते हैं। इस तरह बहुत सारे युग्म हो सकते हैं। इनको हम हल करेंगे, इनके आलेख खींचेंगे। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म किस तरह के होते हैं? जैसे यहाँ कुछ एक और एग्जाम्पल दिया है 2x + 3y = 5, और दूसरा है x - 2y - 3 = 0। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, क्योंकि दो हैं, यहाँ दो समीकरण हैं, दो का जोड़ा है। अब वह समीकरण जिसको ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, तो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। मतलब इसका जो सामान्य रूप है
रैखिक समीकरण का वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। ये इसका रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है। आपने यह भी पढ़ा है कि ऐसी समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है, एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए, जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। तो हमने पढ़ा है कि अकेला अगर एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, उदाहरण के लिए इसको एक समीकरण की सहायता से समझते हैं। जैसे यहाँ 2x जमा 3y बराबर है 5 है, इसमें बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y और राइट हैंड साइड है 5। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, बीच में बराबर है का निशान लगा है इसमें। तो दोनों पक्ष बराबर कब रहेंगे? जब x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान होंगे। यहाँ आप देखते हैं x बराबर है 1, y बराबर है 1 रखते हैं हम, तो 2 गुणा 1 जमा लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में क्या आता है 2 गुणा 1 जमा 3 गुणा 1, x की जगह भी 1 रखा, y की जगह भी 1 प्रतिस्थापित करते हैं हम, तो ये बन जाता है 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ज्यामितीय दृष्टि से इसका अर्थ है कि बिंदु 1, 1, अब 1 क्या है x का मान पहले, और दूसरा 1 क्या है y का मान। ये मतलब समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, ये इसका हल है। और ये बिंदु कहाँ स्थित होगा? इस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होगा। इस तरह इस समीकरण के और भी बहुत सारे हल होंगे, जो इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे इस रैखिक समीकरण के हल होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे। तो इसको जैसे ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं हम, जैसे x1 y1, इसका जो ग्राफ है समीकरण का 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो इसके भिन्न भिन्न मान लेते हैं हम, कम से कम इसके हम 2 हल ज्ञात करते हैं, तभी ग्राफ मतलब लाइन आएगी हमारे पास। उन बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होगी वही इस समीकरण का हल होगा। तो हमने तो एक बिंदु इसका हल ज्ञात कर लिया, वो है b1, 1 ये बिंदु। इसी प्रकार अगर देखें आप, नफी 2, 3 भी इसका हल होगा। नफी 2, 3 जो बिंदु है ये भी इसी रेखा के ऊपर आ रहा है, तो इसका अर्थ है नफी 2, 3 भी इसका हल होगा। अगर इसमें हम x की जगह नफी 2 पुट करें और y की जगह 3 पुट करें, तो ये बन जाता है 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, जो कि कितना बनता है 2 इंटू -2 हो गया -4, 2 इंटू -2 प्लस 3y है 3 इंटू y की जगह 3 पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इस समीकरण की बनती है किसके बराबर 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, जो कि बन जाता है -4 प्लस 9, जो कि 5 के बराबर आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये वाला बिंदु जो इस रेखा के ऊपर आ रहा है वो इसका हल है। तो इस तरह से इस रेखा के ऊपर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होंगे, वे सभी बिंदु क्या होंगे? इसके हल होंगे। जैसे यहाँ एक बिंदु हो सकता है, यहाँ ये इस रेखा के ऊपर बहुत सारे अनगिनत बिंदु हैं, वो सारे के सारे इस रैखिक समीकरण के हल हैं। अकेला समीकरण है, इसके अपरिमित रूप से रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम 2 चरों x और y वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप देखते हैं, वो इस प्रकार का होता है। अब युग्म ले लेते हैं हम एक जोड़ा, जो कि किस प्रकार का होगा? सामान्य रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जिसमें 2 शर्तें होंगी, जैसे उपला वाला हमने उससे एग्जाम्पल था, उससे 2 समीकरण बने हमारे, क्योंकि 2 कंडीशंस थी वहाँ पर, जहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं तथा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर वो भी 0 के बराबर नहीं है। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थात ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होता है।
क्या अब आप बता सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप में कैसा दिखेगा? एक चर वाले समीकरण में तो हमने देखा किस तरह का ग्राफ होगा, एक बिंदु जैसा। दो चर वाला अगर समीकरण है अकेला, उसका ग्राफ कैसा होगा? एक लाइन जैसी, एक रेखा होगी, सरल रेखा। लेकिन अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, जोड़ा है, तो उन दोनों का जो कॉमन हल होगा वो देखना हमने कैसा होगा। ये दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें साथ साथ लिया जाएगा। ज्यामितीय निरूपण जब आप इसका देखेंगे तो एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है इनमें से। या तो वो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होंगी, इस तरह से एक दूसरे को काटती होंगी। दूसरी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वे समांतर हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को कभी भी मतलब आपस में काटेंगी नहीं हो। तीसरी, दोनों रेखाएं संपाती हैं, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो सकती है। तो इस तरह से दोनों के जो ग्राफ होंगे दोनों समीकरणों के, तो ये तीन तरह के हो सकते हैं। या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, या तो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, या संपाती रेखाएं हो सकती हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इन दोनों रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जो दोनों में कॉमन पॉइंट आएगा, इस लाइन के ऊपर भी, इस लाइन के ऊपर भी, बीचों बीच, तो बिंदु क्या होगा? इन दोनों रेखाओं का एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। समांतर रेखाएं हैं तो ये रेखाएं कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी, तो इस केस में नो सॉल्यूशन। अगर इफ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इफ लाइन्स आर कोलिनियर देन there will be infinite many solutions of the given pair of linear equations in two variables. If the lines will intersect each other, then there will be unique one and only one solution for the given pair of linear equations. तो इसको हम समझते हैं एक ग्राफ की सहायता से, एक क्वेश्चन की सहायता से। प्रश्नावली 3.1 में आफताब, इसमें केवल जो पूछा है हम वही करेंगे। इसमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है और बीजगणितीय स्थिति में व्यक्त करना है। हम इसका हल ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया है यहाँ पर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये जो स्थिति है इसको हमने एक तो बीजगणित के रूप में और दूसरा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले करेंगे हम इसको बीजगणितीय रूप में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उन दोनों की जो वर्तमान आयु है हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए आफताब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। अब बीजगणितीय स्थितियाँ दो बनेगी। यहाँ पर बीजगणितीय जो स्थिति बनेगी उसमें दो समीकरण बनेंगे। पहली स्थिति क्या है? प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार x नफी 7 बराबर है 7 इंटू वाई माइनस 7। क्यों कि 7 वर्ष पूर्व अगर देखें आफताब की आयु अभी x है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष उनमें से घटा देंगे। तो ये बोलता है आफताब की 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जो मेरी आयु थी, आफताब की आयु जो थी वो कितनी थी? 7 गुना पुत्री की आयु। 7 साल पहले कितनी थी? 7 गुना पुत्री की आयु। 7 इंटू वाई माइनस 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। पहले तो हमने दोनों की जो 7 वर्ष पहले की आयु है उसको ज्ञात किया। आफताब की भी 7 साल पहले की आयु x माइनस 7 होगी, पहले की है तो 7 वर्ष घटाना है। और पुत्री की भी 7 साल पहले की आयु
7 वर्ष उसमें से भी घटा देंगे। फिर क्या बोलता है आफ्ताब कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आपकी जितनी आयु थी उसका 7 गुना था मेरी आयु के बराबर, उसका 7 गुना मेरी आयु के बराबर। x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ 7 ब्रैकेट को लेंगे तो ये बनेगा 7 इंटू वाई, पहले 7 की y से गुणा होगी, माइनस 7 इंटू 7 49, ब्रैकेट जब खुलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। तो यहाँ पर माइनस है बीच में तो माइनस का निशान होगा, 7 इंटू वाई दोनों से गुणा होगी, y से भी नफी 7 से भी। तो इसको लिखा जा सकता है x नफी 7 और 7y को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं हम, 49 को भी दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो 7y यहाँ प्लस का था, दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 7y, और माइनस 49 दूसरे पक्ष में जाके प्लस 49, इस साइड राइट हैंड साइड में केवल शून्य बचेगा। तो ये बनेगा x माइनस 7y प्लस 49 बराबर है 0, या इसको देख सकते हैं x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस 49 लाइक टर्म्स हैं, इनको हम जोड़ घटा सकते हैं। तो ये बनेगा 49 माइनस 7, ये बन गया 42, ठीक है। तो ये बन जाता है x माइनस 7y जमा 42 बराबर है 0, या इसको लिखा जा सकता है x बराबर है 7y नफी 42। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, जो बीजगणितीय स्थिति में पहला समीकरण आ जाता है, x बराबर है 7y नफी 42। अब प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है प्रश्न की, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पहले तो हम आफ्ताब की आयु ज्ञात करेंगे, 3 वर्ष बाद कितनी होगी x प्लस 3 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। तो आफ्ताब बोलता है कि 3 साल के बाद मैं आपसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, वही यहाँ पर लिखा गया है, या x प्लस 3 इक्वल टू, अब ब्रैकेट खोलेंगे 3 की गुणा y से भी होगी यहाँ पर, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 3 दोनों से गुणा होगी तो 3 3 9। तो इस तरह से x प्लस 3y को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, माइनस 3y होगा, प्लस 9 को भी दूसरे पक्ष में लेंगे माइनस 9, और इस पक्ष में रह जाता है राइट हैंड साइड में बराबर है 0। तो अब यहाँ एक अन्य समीकरण बन रहा है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर है 0। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 इस तरह से लिखते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 6, 3y माइनस 3y और माइनस 6 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो x का मान आ जाता है 3y प्लस 6, यहाँ माइनस हो रहा था वहाँ दूसरे पक्ष में जाके प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं, 2 रैखिक समीकरण, जिनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो अब इसको हल करते हैं हम, ग्राफीय स्थिति में इसको लिखते हैं। तो ग्राफीय स्थिति क्या है, पहले हम समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। समीकरण नंबर 1 है x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब यहाँ y का कुछ हम इस तरह से मान भरते हैं कि उसके लिए x का मान कुछ होगा, y के भिन्न भिन्न मानों के लिए x के भिन्न भिन्न मान होंगे, x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान होंगे। तो हम राइट हैंड साइड में y का मान भरते हैं यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 5 भरते हैं तो x था 7y माइनस 42 समीकरण नंबर 1 में, तो y की जगह 5 रख दिया तो ये बन जाता है 35 नफी 42। तो x का मान आ गया नफी 7। ये आपकी मर्जी है कि इतना मान रखना है, लेकिन x का हम इस तरह से मान ज्ञात करेंगे कि वो आपके ग्राफ में इजी हो आपके लिए, कि इसकी बहुत बड़ी वैल्यू ना हो, कि नेगेटिव साइड में भी ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करेंगे कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए माइनस में। इसलिए
x का मान आ गया नफी 7, y का मान था 5, तो नफी 7,5 समीकरण नंबर 1 का हल है। क्यों? x की वैल्यू नफी 7 है, y की वैल्यू 5, तो इसका एक हल हुआ। इस तरह से इस रैखिक समीकरण के समीकरण नंबर 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लेकिन इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होगी। केवल 2 सॉल्यूशन चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपकी मर्जी है 3, 4, 5। तो यहाँ मैंने 3 हल लिए हैं समीकरण नंबर 1 के। दूसरा हल है y जब 6 रखा इसमें, तो x था 7y नफी 42, तो 7 गुणा 6, y की जगह 6 भर दिया, नफी 42, साची के 42 नफी 42 शून्य आ गया। जब y 6 भरा तो x का मान शून्य आ गया, इसलिए 0,6 समीकरण नंबर 1 का अन्य हल है। फिर बाद में हम इन बिंदुओं का एक ग्राफ खींचेंगे। y बराबर है 7। अब क्या करते हैं, y की जगह इसका मान समीकरण नंबर 1 में हम 7 भर देते हैं। y बराबर है 7 को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर है 7 × 7, क्योंकि समीकरण था x बराबर है 7y - 42। तो इसमें भर रहे हैं हम इन मानों को। अब y की जगह अगर 7 भरते हैं यहाँ पर, तो 7 × 7 49 - 42, ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पर x का मान आ गया 7। जब y कितना है 7, x भी 7, इसलिए 7,7 समीकरण का अन्य हल है। तो ये जो सारे हल हैं, मैंने तीनों हल सारणी के रूप में लिखे हैं। सारणी 1 में जब x नफी 7 है, y 5 है, जब x 0 था y 6 आया था, जब x 7 था y भी 7 था। तो ये सारे मान सारणी समीकरण नंबर 1 के हल हैं, तो सारणी 1 में लिखे गए हैं। अब हम समीकरण नंबर 2 जो है x बराबर है 3y जमा 6, समीकरण नंबर 2 के हल ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम फिर से इसकी एक सारणी बनाएंगे। इस तरह से इनके हल ज्ञात करेंगे, 3 हल, और उसकी एक सारणी बनाएंगे। तो हम बिंदुओं जो 1 में हल आए, नफी 7,5, b 0,6, c 7,7 को आलेखित करते हैं और उन्हें मिलाते हुए रेखा खींचने पर हमें समीकरण x नफी 7y जमा 42 का आलेख प्राप्त होगा। तो अब क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 के हल ज्ञात करते हैं। पहले हमने समीकरण नंबर 2 में y का मान 0 प्रतिस्थापित कर दिया। पहले हम समीकरण नंबर 2 को यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 है x बराबर है 3y जमा 6, तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, x बराबर है 3y जमा 6, और y का मान अगर यहाँ 0 भरते हैं तो बन जाता है x बराबर है 3 गुणा 0 जमा 6, तो यह आ जाता है 0 जमा 6 जो कि 6 के बराबर हुआ, इसलिए x 6 y 0 इसका हल है। और y का मान जब नफी 1 रखते हैं हम तो समीकरण नंबर 2 में, तो ये आ जाता है x बराबर है 3 × -1 + 6, -3 + 6 जो कि आ जाता है 3 के बराबर, मतलब x का मान 3 आ गया y जब हमने नफी 1 रखा था। और y बराबर है नफी 2 को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करते हैं तो x का मान आता है 3 × -2 + 6, y की जगह -2 प्रतिस्थापित किया तो ये बन जाता है -6 + 6 जो कि किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर। तो इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 2 के भी 3 हल ज्ञात कर लिए हैं। अब इनको नाम दे देते हैं जो बिंदु आए यहाँ पर, बिंदु D 6,0 और E 3,1 और F बिंदु 0,2, इनको भी हम आलेखित करेंगे और मिलाते हुए एक रेखा खींच कर समीकरण नंबर 2 जो कि x बराबर है 3y जमा 6 का आलेख प्राप्त करेंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए अब दोनों समीकरणों के हमने इकट्ठे आलेख प्राप्त करने हैं। यहां देखेंगे, यहां समीकरण नंबर 1 था x नफी 7y जमा 42 बराबर है 0, या ऐसे लिखा था x बराबर है 7y नफी 42, एक ही बात है।
तो इसके हल जो आए हैं यहां से आप देख रहे हैं कि जब यहां x का मान नफी 7 है, कितना है, नफी 5, नफी 6, नफी 7 आया यहां, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां ये जो बिंदु आया ये आया नफी 7,5 जो पहली वैल्यू थी। दूसरा b आप देखेंगे यहां पर x जो है 0 है इस बिंदु पर, b बिंदु पर, लेकिन y की वैल्यू कितनी है 6, 0,6, 5 से एक डिवीजन ऊपर है, स्केल इस प्रकार लिए हमने। और c कौन सा बिंदु है, यहां पर 5, 6, 7, और इधर भी ऊपर 5, 6, 7, c बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो है 7,7। इस प्रकार हमने इन बिंदुओं का ग्राफ खींचा है और तीनों बिंदुओं को समीकरण नंबर 1 के जो तीनों बिंदु हैं उनको मिला दिया है, और आगे तक इस रेखा के ऊपर अगर हम जितना मर्जी इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे इसके हल होंगे। तो यहाँ कम से कम हमें 2 बिंदु चाहिए, तो हमने 3 बिंदु ले लिए हैं समीकरण नंबर 1 के जो हल हैं। इसी प्रकार हमने समीकरण नंबर 2 के हल ज्ञात किए हैं। जैसे यहाँ D बिंदु है, ये है x 6 है लेकिन y 0 है, D बिंदु के निर्देशांक 6,0 जो हमने सारणी में लिखे हैं x 6 y 0। और E बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, देखो इधर है x का मान 3, y की वैल्यू कितनी है -1। इधर F बिंदु पर x का मान तो 0 है लेकिन y की वैल्यू नफी 2 है, 0,2। तो इन बिंदुओं का हमने एक ग्राफ खींचा है। अब यहाँ पर हल नहीं पूछा है, लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि ये रेखाएं कैसी हैं, कहीं ना कहीं बढ़ाने पर ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, और इस प्रकार जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु के ऊपर, तो इस केस में क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, वही बिंदु जिसके ऊपर ये प्रतिच्छेद करती हैं। वैसे तो अलग अलग इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लेकिन रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा, जो दोनों का साझा हल होगा, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु आएगा प्रतिच्छेद करने के बाद। अगर इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु आता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तो वह उभयनिष्ठ बिंदु ही इन दोनों समीकरणों का हल होगा।